पिछले वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिया गया था, जिनमें से पहला प्रश्न है ईस्ट तथा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा मुकुलन विधि द्वारा। दूसरा प्रश्न था स्पंज से निकलने वाला आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जेम्यूल। स्पंज से निकलने वाला जो आंतरिक मुकुल होता है उसे जेम्यूल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा अमीबा तथा पैरामीशियम में किस विधि द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। तो इसका उत्तर होगा द्विविखंडन द्वारा, या कोई बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अलैंगिक जनन द्वारा भी लिखे हैं, तो यह भी आंसर सही होगा। अब देखते हैं आगे। हम लोग अलैंगिक जनन के विधि को समझ रहे थे, जिनमें से हम लोगों ने कुछ अलैंगिक जनन के विधि को पढ़ चुके हैं, जिनमें पहला था मुकुलन विधि, दूसरा था विखंडन जिसमें हम पढ़े थे द्विविखंडन को, बहुविखंडन को, और एक विधि और था जिसको हम लोगों ने पढ़ चुका है, वह था बीजाणु जनन। और अभी समझ रहे हैं अलैंगिक जनन की अगली विधि, जिसके हम कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको समझते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इस विधि से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब समझते हैं अलैंगिक जनन की वैसी विधि। कायिक जनन को समझते हैं। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पौधे के किसी न किसी भाग से, जैसे प्रकंद हो सकता है जिसको हम राइजोम कहते हैं, पौधे के भाग में कोई कंद हो सकता है, ठीक है, बल्ब हो, ऊपरी भूस्तरी हो, है ना, अंतः भूस्तरी हो, भूस्तरिका कह लीजिए, या फिर जनरल नाम जो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि पौधे में जड़ होता है, तना है, पत्ती है या कली, इन सब के द्वारा पौधे के जब कोई भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, कली में से किसी भी भाग द्वारा नए पौधे की अगर उत्पत्ति हो जाती है, यह पूरे प्रक्रिया को ही हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस कायिक जनन विधि को हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें कायिक जनन की प्रक्रिया देखी जाती है, जैसे आलू हो, प्याज हो, बांस, गन्ना, पत्थर चट्टा, यह भी एक पेड़ का नाम है, पत्थर चट्टा, इसके साथ जलकुंभी, इन सभी में कायिक जनन के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जनक पौधे पर बनी कायिक संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जनक पौधों पर बनी कायिक संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कहते हैं। अब समझिए ज़रा ध्यान से। जैसे हम यहाँ कोशिश किए हैं कि ये गन्ना है, गन्ना को तो आप लोग जानते होंगे, काटने के बाद उसका एक कोशिश किए हैं फिगर के द्वारा समझाने का। या आप लोग आलू को देखे होंगे, आलू के भाग में भी जो है कुछ उजला सा निकला होता है, जिसको खेती करते होंगे उन लोग को ध्यान होगा। या फिर यहाँ जो दिख रहा है आपको गन्ना को जब हम देखते हैं, ये जो भाग हमारा दिख रहा है, ठीक है, इसको अगर आप ज़मीन पे रख दीजिएगा, मिट्टी पे रख दीजिएगा, तो यहाँ से जड़ निकल करके फिर नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाला भाग, इसी को हम कायिक प्रवर्ध कहते हैं। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्ध कहते हैं, जो जनक पौधे पर बना रहता है। इसी के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी बात यह है, और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि पौधे का नाम दे दिया जाता है और कहता है कि इन पौधों में
किसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होता है, मतलब कि पौधे की किस भाग से जनन की क्रिया पूरा होता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं शकरकंद, स्वीट पोटैटो एक पौधा है ना। देहाती शब्द में इस पौधे को हम लोग अलुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो शकरकंद होता है इसमें जनन के किस विधि द्वारा जनन जो होता है पौधे के किस भाग द्वारा पूरा होता है। तो आप बता सकते हैं, देखिए जड़ के द्वारा शकरकंद में जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। इसके साथ ही जो शतावर है या डहेलिया है, इन सभी में जड़ द्वारा कायिक जनन की क्रिया पूरा होती है, ठीक है। ऐसे ही तना की बात करते हैं तो तना द्वारा भी कुछ पौधों में जनन की क्रिया संपन्न होती है। और तना जो होते हैं जैसे भूमिगत तना हो गया और एक हो गया अर्धवायवीय, मतलब यह तना जो होता है थोड़ा सा हवा के संपर्क में भी रहता है। और भूमिगत की बात करते हैं कि यह तना जो होता है डायरेक्टली ज़मीन के नीचे होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं, ठीक है। तो तना के द्वारा भी पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। अब देखिए जैसे कि तना का ही कुछ भाग है, कंद हो गया, प्रकंद है, धनकंद है, शल्ककंद है, जिसको हम भूमिगत तना के श्रेणी में रखते हैं। इसके द्वारा भी पौधों में कायिक जनन की क्रिया पूरा होता है। जैसे कंद की बात करते हैं तो कंद के द्वारा आलू भी एक प्रकार का तना है, यह विकसित होता है, मतलब आलू में जनन की प्रक्रिया जो होती है कंद के भाग द्वारा पूरा होता है। इसी प्रकार से अदरक हो, हल्दी हो, इसमें प्रकंद के द्वारा पूरा होता है। फिर बात करते हैं आगे, अरबी, बंडा, जिमीकंद, केसर में धनकंद के द्वारा पूरा होता है कायिक जनन। और ऐसे ही आगे बात करते हैं प्याज हो, लहसुन हो, रजनीगंधा हो, इन सब में शल्ककंद के द्वारा कायिक जनन की क्रिया पूरा हो पाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, कुछ पौधे के नाम दे देंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि अदरक में पादप के किन संरचनाओं द्वारा जनन की प्रक्रिया पूरा होता है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन ए कंद, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी धनकंद और ऑप्शन डी पत्ती द्वारा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ देख पाएंगे प्रकंद आपका ऑप्शन दिखेगा तो बड़े आसानी से आप लिख दीजिएगा प्रकंद द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, शल्ककंद के द्वारा जो है प्याज, लहसुन, रजनीगंधा में पूरा होता है कायिक जनन। अब अर्धवायवीय तना की बात करते हैं। तना का ही ये भाग है अर्धवायवीय तना, जो थोड़ा सा हवा भी इसको मिलते रहता है इस प्रकार में कि जो भी पौधे होते हैं उसमें, जैसे दूब घास हो, खट्टी बुट्टी हो, सेंटेला, ये सब में जो होता है ऊपरी भूस्तरीय रणन के द्वारा जो होता है कायिक जनन की प्रक्रिया पूरा होते हैं। इसी प्रकार से अंतः भूस्तरीय के द्वारा पोदीना नाम के जो पौधे हैं, गुलदाउदी, मिन्ह, इन सभी में अंतः भूस्तरीय द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। वैसे ही बात करते हैं भूस्तरीय की, तो इस स्ट्रॉबेरी में भूस्तरीय द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। वैसे ही भूस्तरीय द्वारा जलकुंभी में, जिसको हम समुद्र शोख कहते हैं, इसके साथ पिस्टिया में भी भूस्तरीय द्वारा जनन की क्रिया होती है। आगे बात कर ले, ऐसे ही पूछा जाता है आपसे कि जड़ द्वारा किनमें होता है जनन की कायिक, जड़ द्वारा जो होता है किन पौधों में जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। तो आप आंसर दे सकते हैं शकरकंद, शतावर, डहेलिया। तना को हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पत्ती द्वारा किन पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। तो देख लीजिए, बिगोनिया है, अजूबा है। ऐसे ही प्रकलिका द्वारा अगेव पौधे का नाम है, अगेव में जो है प्रकलिका के द्वारा जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, एक और टॉपिक है हमारा बंगाल का आतंक, या इसी को हम महाविपत्ति कहते हैं। पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, इसलिए समझते हैं। एक पौधा है जलकुंभी, ठीक है, तो इसी के बारे में यह टॉपिक है, समझते हैं। जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेज़ी से वृद्धि करता है। इसमें
कायिक प्रवर्धन भूस्तरिका द्वारा होता है। यह प्रक्रिया इतने तीव्र गति से होता है कि कम समय में ही जलकुंभी पूरे जलाशय पर फैल जाता है, जिससे जलीय जीव जंतु और मछलियाँ समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि ये जो जंतु है जलीय जीव जंतु, उसे वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है। और आप जानते हैं कि जब जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो वह जीव स्वतः धीरे धीरे मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, इसी कारण के चलते इस विदेशी पौधा को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, यह धीरे धीरे क्या करता है कि पूरे जलाशय पर छा जाता है, जलकुंभी नाम का पौधा, और इसमें भूस्तरिका के द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ लाभ होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के क्या लाभ है, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको समझते हैं। तो पहला लाभ क्या है यहाँ कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है। अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, अतः कम समय में अधिक संततियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत कम समय में अधिक संततियाँ उत्पन्न हो जाती है अलैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, आप देखिए बीजाणु जनन को, एक साथ कई बीजाणु का जो है निर्माण हो रहा था, एक से ज़्यादा बीजाणु बन रहे थे। बहुविखंडन में एक से ज़्यादा नए जीव की विकास हो रही थी। मतलब कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन बहुत तीव्र गति से होता है, मतलब कम समय में ज़्यादा संतति उत्पन्न होती है। इसका पहला लाभ है। दूसरा हो सकता है कि अलैंगिक जनन के जो जीव होते हैं उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति को सहने के लिए क्षमता पाई जाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव और पौधे होते हैं उनमें यह क्षमता होता है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सके। एग्जाम्पल में हम आपको बीजाणु जनन के बारे में समझाए थे। आगे बात करते हैं कि इसका और भी लाभ है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। बात बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन पूरा होने के लिए या तो मेल भाग चाहिए या फीमेल भाग चाहिए, मतलब एक ही जनक भाग लेते हैं, अतः जनन की संभावना एकदम निश्चित होता है। ठीक है, दूसरे जीव को जनन करने के लिए एग्री करना नहीं होता, मतलब कोई जीव मेल है या फीमेल है, स्वयं अकेले ही जनन की क्रिया पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला ये भी लाभ है अलैंगिक जनन का कि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। अब ये युग्मक निर्माण कैसे होता है, निषेचन क्या है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये सभी प्रक्रिया आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि ये जो युग्मक निर्माण होता है, निषेचन है, ये भ्रूणीय विकास जैसी जो प्रक्रियाएं होती है, इसमें जो समय लगता है, इन प्रक्रिया में जो समय लगता है, इन प्रक्रिया में जो ऊर्जा लगता है, यह समय और ऊर्जा का बचत होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक निर्माण होता है, ना निषेचन की क्रियाएं होती है, और ना ही भ्रूण का कोई विकास होता है। ठीक है, तो ये सभी लाभ था अलैंगिक जनन का। अब इस अलैंगिक जनन का कुछ डिसएडवांटेज भी है कि मतलब क्या हो सकता है, इससे हानि क्या होंगे, इसको समझते हैं। देखिए, पहला है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में केवल एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक ही जनक का मतलब क्या कि अगर कोई जीव नर संतति से उत्पन्न हुआ है, नर जनक से उत्पन्न हुआ है, तो उस जीव में केवल उस जीव के नर वाला गुण जो होगा वही पाया जाएगा। अगर कोई अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव मादा जनक से उत्पन्न हुआ है तो उन जीवों में मादा का ही लक्षण पाया जाएगा। मतलब केवल एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ का फेरबदल, स्थानांतरण होता है, जिस कारण से अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में किसी भी प्रकार का कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। यह इसका हानि हो सकता है। दूसरा हानि क्या होगा अलैंगिक जनन का कि इस जनन से उत्पन्न संतान में
इस जनन से उत्पन्न संतान में नए जाति का विकास संभव नहीं है। बात बिल्कुल सही है। जब इसमें कोई विभिन्नता ही नहीं आएगी तो किसी भी प्रकार का नए जाति का विकास नहीं होता है। ठीक है। अगला इसका हानि क्या है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है। अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है। पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन क्षमता जो होती है वह कम हो जाता है। यह इसका हानि है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है कुछ उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस पौधा को बंगाल का आतंक कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, ईस्ट तथा हाइड्रा में जनन की कौन सा विधि होता है? तीसरा प्रश्न है, हल्दी तथा अदरक में पादप के किस कायिक भाग के द्वारा या किस कायिक संरचना के द्वारा जनन होता है? आप इस सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।